हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली के अंतर्गत ई क्लासेस बाय मनी सर चैनल पर अभी तक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को बहुत अच्छे से समझ लिया है। एक बार आपको रिकैप करना हो, रिकॉल करना हो तो मैं बता दूं कि सबसे पहली चीज़ होती है व्यवस्थापिका, जिसके अंतर्गत आती है भारतीय संसद, जिसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति भी उस संसद का अभिन्न अंग होता है। इसके बाद आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति आते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद में मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ सरकार का या वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है, जबकि राष्ट्रपति होते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका। इसके बाद भारतीय शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो है न्यायपालिका, जुडिशरी सिस्टम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली के अंतर्गत न्यायपालिका के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे देश में केंद्र व राज्यों तथा अन्य इकाइयों के लिए पृथक पृथक न्याय प्रणाली को ना अपनाकर एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है। मतलब हमारे देश में न्याय की एकीकृत व्यवस्था है, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जस्टिस हमारे देश में है, जिसमें ऊपर से नीचे तक न्यायपालिका के कार्यों को विकेंद्रीकृत किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर होती है सर्वोच्च न्यायालय। तो आप इसे दिए गए चार्ट में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है। सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बाद राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं। हर राज्य में एक होता है, कभी कभी दो राज्यों के बीच में भी एक उच्च न्यायालय बना दिया जाता है। जैसे चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है जो हरियाणा और पंजाब के बीच में आता है। चंडीगढ़ अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसके बाद जिलों में अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। हर जिले में उन उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालय भी काम करते हैं, जो तीन भागों में डिवाइडेड होते हैं न्यायालय: दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय। दीवानी न्यायालय के चार भाग होते हैं। पहला जिला न्यायाधीश, उसके नीचे होता है अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, उसके नीचे व्यवहार न्यायाधीश प्रथम श्रेणी और व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी। फौजदारी मामलों के जो न्यायालय होते हैं उनके भी चार भाग होते हैं: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और अंत में अन्य न्यायिक दंडाधिकारी। इसके बाद राजस्व न्यायालय खेती कृषि संबंधी कार्यों के लिए राजस्व बोर्ड होता है। फिर आयुक्त, आयुक्त के बाद कलेक्टर और अंत में तहसीलदार स्तर का न्यायालय कार्य करता है राजस्व में। अब न्यायपालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं, इस पे अगर हम बात करें तो न्यायपालिका के प्रमुख कार्य नागरिकों की सुरक्षा करना तो है ही, साथ में संविधान की रक्षा करना भी है। इसके अलावा सरकार को निरंकुश होने से रोकने का कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, अगर हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय का किस तरह से संगठन है, तो भारतीय न्याय प्रणाली के शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, अंग्रेजी में हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। यह देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम एवं अंतिम न्यायालय है। देश के सभी न्यायालय उसके अधीन होते हैं। इसी को हम बोलते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था में टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट और बाकी देश के संपूर्ण सारे न्यायालय हैं, तहसीलदार कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक सभी, चाहे दीवानी हो फौजदारी हो, सारे के सारे न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, सबसे नीचे अन्य न्यायालय एवं बोर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए आप लोग। उसके ऊपर जिलों के न्यायालय, फिर राज्यों के न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, और उनमें सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के बारे में हम बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश है एवं 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है नियुक्तियों के पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर लेते हैं और परामर्श करने के बाद में फिर वो 33 जजों की नियुक्तियां करते हैं। न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, आपको योग्यताएं तो सबकी याद करना पड़ेंगी। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता। तो प्रधानमंत्री पद की योग्यता वही होगी जो लोकसभा सदस्य के लिए होती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब हम बात कर रहे हैं न्यायाधीशों की योग्यता। तो न्यायाधीशों की योग्यता के लिए वह भारत राष्ट्र का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, नागरिक होना चाहिए। इसके बाद वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता अर्थात वकील रह चुका हो। इसको इस तरह से समझेंगे, पहला ये तो समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वह किसी भी उच्च न्यायालय, मान लिया हमने जबलपुर न्यायालय है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जबलपुर का है, वहाँ पर वो कम से कम 5 साल तक, कितने साल तक? 5 साल तक उसको न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। यदि हाई कोर्ट है तो वहाँ पर 5 वर्ष, या फिर यदि हाई कोर्ट से नीचे जिला स्तरीय कोई न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, वहाँ पर 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। फिर हाई कोर्ट है तो एक हाई कोर्ट में 5 साल तक लगातार कार्य करने का अनुभव हो, और लेकिन यदि हाई कोर्ट में नहीं किया है तो 2 या 2 से अधिक अन्य न्यायालयों में कार्य करने की जो अनुभव है वो होना चाहिए 5 वर्ष। यदि ये नहीं है, अथवा तो किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव हो, वहाँ अधिवक्ता रह चुका हो। मतलब हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक वह अगर वकील रह चुका है, वह अधिवक्ता रह चुका है, तो भी उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अब न्यायाधीशों का कार्यकाल और उन पर महाभियोग। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर कार्य कर सकता है। हाँ, यदि वो चाहता है तो 65 वर्ष के पहले उसकी आयु 65 वर्ष हो, उसके पूर्व अपने पद से त्यागपत्र देकर वह अलग हो सकता है। इसके बाद महाभियोग की यदि हम बात करें तो संसद के दोनों सदनों में एक ही सत्र में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश को दुराचारी या अयोग्य घोषित करके राष्ट्रपति उसे हटाने के लिए निवेदन करें तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को अपने पद से त्यागपत्र देने का आदेश दे सकता है। मतलब संसद के दोनों सदन का सत्र चालू हो और उस चालू सत्र में वो जो उपस्थित सांसद हैं जो वोट कर सकते हैं, वो यदि किसी न्यायाधीश के दुराचारी या अयोग्य होने की घोषणा करते हुए वहाँ पर महाभियोग प्रस्ताव लेकर आते हैं और उस पर पूरा सदन सहमत हो जाता है, फिर इसके बाद राष्ट्रपति से वे उसे हटाने का निवेदन यदि करते हैं तो राष्ट्रपति को न्यायाधीश के लिए अपने पद से हटाना पड़ता है, उसे त्यागपत्र देने के लिए आदेश देना पड़ता है। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन पर यदि बात करें तो ये सारी चीज़ें कौन तय करता है? भारतीय संसद तय करती है। तो न्यायाधीशों के अपने वेतन भत्ते हों या मासिक भत्ता हो या यात्रा भत्ता हो या आवास भत्ता हो या स्टाफ कार हो, आदि सारी सुविधाएं भारतीय संसद द्वारा निश्चय करने के बाद अपने कानून द्वारा दी जाती हैं। इसके अलावा उन्हें नियमानुसार पेंशन एवं ग्रेच्युटी की भी सुविधा प्रदान की जाती है। किन्हें? न्यायाधीशों के लिए। कहाँ के न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट के। इसके बाद हम देखते हैं न्यायाधीशों की उन्मुक्तियाँ। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये, इसको आप लोग याद रखिए हमेशा के लिए कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा माननीय न्यायाधीश महोदयों के कार्यों की सार्वजनिक आलोचना नहीं की जा सकती, कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो निर्णय दे दिया उसको आप पब्लिकली सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं कर सकते। उनके किसी भी निर्णय के विरुद्ध व्यक्तिगत या सामूहिक, यहाँ तक कि संसद या विधानसभा के किसी भी सदन में आलोचना तक नहीं की जा सकती। यदि कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया, हाँ आप
छोटे न्यायालय के विरुद्ध बड़े न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन आप उन निर्णयों के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं कर सकते, उनकी आलोचना नहीं कर सकते। यदि यह पाया जाता है तो आप सज़ा के हकदार होंगे। तो इसलिए हमारे देश में न्यायपालिका जो है स्वतंत्र और सर्वोच्च है। यदि उसके निर्णयों की हमने आलोचना कर दी तो हमको सज़ा दी जा सकती है। अब न्यायाधीशों द्वारा शपथ लिया जाना। प्रत्येक न्यायाधीश को अपने पद पर काम करने के पहले पद ग्रहण करने के पूर्व संविधान द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ लेना पड़ती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, जबकि अन्य न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिला देते हैं। इसके बाद अन्य न्यायाधीश जो 33 हैं उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। 65 वर्ष की आयु में कोई जो जज है वो रिटायर हो गया, लेकिन रिटायर होने के बाद वह न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में या पदाधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि यदि कोई जज अपने पद से सेवानिवृत्त हो गया और सेवानिवृत्त होने के बाद यदि वो ये चाहे कि मैं किसी अदालत में जाके अधिवक्ता बन जाऊं, वकालत करने लगूं, तो इसका अधिकार उनको नहीं दिया गया है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों पर हम बात करते हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां निम्नानुसार हैं। तो पहला हम बात करते हैं उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो ऐसे विवाद जो देश के अन्य न्यायालयों में नहीं जाते, केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं, वो कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये पहला है राज्यों के मध्य विवाद। तो संघीय सरकार एवं एक या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो, ऐसी स्थिति में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है, उसका निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसके बाद दूसरी स्थिति में आता है मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को समुचित कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब नागरिक के जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उनमें से किसी भी मौलिक अधिकार को लेकर यदि नागरिक शिकायत करता है कि उसका हनन हो रहा है, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपनी याचिका लगा सकता है। ठीक है। इसके बाद आता है अपीली क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय देश का अंतिम और सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित अपील चुनने का अधिकार है। पहला संवैधानिक अपील है, दूसरा दीवानी अपील है, तीसरा फौजदारी अपील है और अंतिम विशेष अपील है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय समझता है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान की धारा 143 के अनुसार राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी कानूनी प्रश्न पर, संवैधानिक कानून है, किसी भी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालय से परामर्श लेना चाहे तो वह राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें सलाह प्रदान करते हैं। इसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को संसद एवं विधानसभाओं द्वारा निर्मित विधियों तथा प्रशासकीय निर्देशों की वैधता को जांच करने का अधिकार है। इस अधिकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय विधियों या नियमों की वैधता की जांच करता है कि यह नियम या विधियां संविधान के अनुसार हैं या नहीं। अपनी इस शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। इस बात को हम सरकार के अंग वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए कि यदि संसद ने संविधान में किसी भी अनुच्छेद में या किसी भी भाग में कोई संशोधन कर दिया है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह उस भाग को, जिस चीज़ पे संशोधन किया गया है, उसकी विवेचना कर सकता है, उसकी वैधता की जांच कर सकता है और जांच करने पर यदि उसे लगता है कि यह संविधान की भावनाओं के खिलाफ में है, तो वह उसे अवैध घोषित भी कर सकता है। इसके बाद अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। उसके समस्त निर्णय एवं अभिलेख लिखित रहते हैं।
प्रकाशित किए जाते हैं तथा इन्हें अभिलेख के रूप में सुरक्षित भी रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों के सम्मुख इन निर्णयों को नजीर अर्थात उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय इन नजीरों को मानते भी हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जितने भी निर्णय दिए जाते हैं उन सभी निर्णयों को विधिवत अभिलेख लिपिबद्ध किया जाता है और उन लेखनियों को सुरक्षित रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर यदि अधीनस्थ न्यायालयों में उससे मिला जुला उससे संबंधित कोई केस आता है तो उन निर्णयों को नज़ीर या उदाहरण के रूप में बताया जा सके कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये निर्णय दिया था, इसलिए इस निर्णय को यहाँ पर मानना चाहिए। तो आपको न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने की बात पता चल गई होगी। अब हम बात करते हैं अन्य कार्यों के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय उपयुक्त अधिकारों के अलावा भी और कार्य करता है। पहला, वो क्या करता है? अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण एवं जांच करता है। दूसरा, अपने तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण, उन्हें पदोन्नति या पदच्युत करता है। इसके बाद तीसरा, न्यायालय की अवमानना करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति भी न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय में है। तो सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं व्यवहार से हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं तथा नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित हुए हैं। इस प्रकार आपने आज केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब बारी है आपकी छात्र उपयोगी प्रश्नावली करने की। इनको आप हल कीजिए और देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। अगले वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद।